आज जब आप में से कई लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे या सुन चुके होंगे, तब तक शायद बिहार में चुनावों की घोषणा हो चुकी होगी। चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, चुनावी तारीखों का पता चल गया होगा। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें मैथिली में बोले, भोजपुरी में बोले, और पूरे देश की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक को मोदी जी ने किस तरह मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला। अब हमारे यहाँ अंगिका और बज्जिका वालों का ये मानना है कि ज्ञानेश जी ने बाकी सब ठीक किया, लेकिन उनका अंगिका और बज्जिकों में कुछ बजावा चाहिए। तो ज्ञानेश जी तक हमने ये बात पहुंचा दी है। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो ये दोनों भाषाएं भी बोलेंगे। हालांकि उसके बाद भी कुछ कुछ कहीं कहीं से विरोध के स्वर आ ही सकते हैं। विरोध तो विरोध होता है, खासतौर से भाषा के नाम पर हमारे देश ने क्या क्या सहा और झेला है और अभी भी झेल रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन बात बिहार चुनाव की, एक तरफ चचा हैं जो लगातार अहरनिश अनथक और उनके हिसाब से बिना थके हुए लगातार बिहार के लिए काम किए जा रहे हैं। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ देर में पटना मेट्रो का उद्घाटन हो चुका रहेगा। आप लोगों तक जब जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो कुछ लोगों के सामने हो चुका रहेगा, कुछ के लिए होने वाला होगा, क्योंकि अभी हम लोग रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद ये वीडियो लगाने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से युवा आयोग वाली घोषणा करवाई है, युवाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। और एक दूसरा समीकरण उन्होंने MY समीकरण बनाया है। इस समीकरण पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल PK उर्फ प्रशांत किशोर पांडे ने बढ़ा दी है। उसके तमाम नेताओं पर एक के बाद एक ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे जनता को कहीं ना कहीं, और जनता तो ये मान के चलती है कि नेता है तो नेता है तो भ्रष्ट होगा ही होगा। और उसमें भी मंगल पांडे की ख्याति, दिलीप जायसवाल जी की ख्याति, संजय जायसवाल जी की ख्याति, इन लोगों की ख्याति तो दिग दिगंत में गूंज ही रही है। और सबसे बढ़कर भाजपा के बोरो प्लेयर उर्फ सम्राट चौधरी, हाफी डिबिट वाले और पेनल्टी देने वाले, उन पर आरोप है कि वो 7वीं पास हैं, 2 बार नाम बदल चुके हैं, किसी नरसंहार के भी आरोपित बताए जाते हैं, और शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी उनको आरोपित बताया गया है। हालांकि उनका दावा है कि ये सब विपक्ष की साजिश है। लेकिन शिल्पी गौतम हत्याकांड के समय वो RJD में ही थे, उनके पिताजी भी RJD में ही थे, ये सनद रहे। और राजद सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं, ये भी सनद रहे। और ये भी सनद रहे कि सबसे कम उम्र के विधायक बनने के बाद उनकी विधायकी पर भी तमाम तरह के सवाल उठे, और नाम वाम के साथ डेट की भी उनके साथ समस्या रही, जैसे तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ है। तो इस हमाम में कौन नंगा है और कौन नहीं है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि एक बहुत कायदे की बात कही जा सकती है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, तब हम लोगों पर कोई खतरा नहीं रहेगा। एंडी ब्रो जी, चचा की सौगातें, PK की करामातें और तेजस्वी की मुलाकातें, क्या काम आएगा बिहार में इस बार, जबकि अब से कुछ ही घंटों में चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली हैं। जी, तो इसमें हम सबसे पहले याद दिलाना चाहेंगे दर्शकों को 48 लॉज ऑफ पावर की। 48 लॉज ऑफ पावर नाम की एक किताब होती है, और ये किताब, जैसा कि 48 लॉज ऑफ पावर से आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि राजनीति के जो धूर्ततापूर्ण सिद्धांत होते हैं, वैसे 48 सिद्धांतों को उठा करके इस किताब में एक जगह कर दिया गया है। तो उसमें जो 48 तरीके दिए गए हैं कि किस किस तरीके का, कौन कौन तकनीकें जो है वो अच्छे राजनीतिज्ञ जो है, सफल राजनीतिज्ञ जो है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कहा जाता है एक कि लगातार हमला करते रहिए, मतलब अपने शत्रु पर एक हमला करके आप छोड़ नहीं सकते उसे, लगातार आपको हमला करना है।
तो ये जो लगातार हमला करने वाली तकनीक है, ये आपको पीके में नजर आ जाएगी बहुत आसानी से। इसीलिए 2-4 दिन पहले जब पीके ने हमला शुरू ही किया था, उसी समय हमने कहा था कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक कैरियर तो ये खा गया। जो शुरू हो रहा था, वो शुरू होता हुआ राजनीतिक करियर जो है, वो पीके खा गया है। इसमें किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक के बाद एक हमला करेगा और कोई ना कोई इल्जाम तो चिपकेगा ही। क्योंकि जैसे-जैसे मामले सम्राट चौधरी के ऊपर खुल रहे हैं, उनके अलावा ये पहले से पुराने ज़माने से ये खानदानी आरजेडी वाला रहा है और भाजपा के लोग भी इसको पसंद नहीं करते हैं। तो भाजपा की बी टीम की तरह बैटिंग कर रहा था प्रशांत किशोर, या फिर अपनी मर्जी से भाजपा पर उसने ये हमला दागा है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाजपा के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सम्राट चौधरी के आगे बढ़ने से बड़े खुश नहीं थे। आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी ही कि संघ या एबीवीपी या फिर और जो पुराना तरीका होता है, मतलब जिसमें आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शुरू करते हैं काम करना और फिर आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे जो है वो आगे विधायक, मंत्री, नेता, बड़े नेता, सांसद वगैरह तक पहुँचते हैं। तो ये सब जो होता है, ये प्रक्रिया जो है ये सम्राट चौधरी ने पूरी की नहीं थी। तो पुरानी जान-पहचान वाले या पुराने ढर्रे पर सोचने वाले जो लोग हैं कि भई एबीवीपी से जुड़ा हुआ कोई हो, वो आता है भाजपा में, आरजेडी से आरएसएस से जुड़ा हुआ हो कोई, वो आता है भाजपा में। इन सब के बगैर चूँकि ये सारा जो ठप्पा है, ये सब कुछ सम्राट चौधरी पर नहीं है। तो बिहार भाजपा में उनकी कोई बड़ी पूछ है, ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं था। वो कैसे बन गए उप मुख्यमंत्री वो वही जाने, लेकिन या फिर अमित शाह जाने। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि ये हमला जो है ये पीके ने ही एग्ज़ैक्टली किया है या भाजपा ने ही इंटरनली बी टीम को अपनी इशारा कर दिया और करियर जो है वो सम्राट चौधरी का बिल्कुल समाप्त हो गया। ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि बिहार भाजपा में गुटबाजी जो है वो बहुत ही भयानक है। बिहार भाजपा के पास अपना एक भी नेता नहीं है। अगर आप राजनैतिक रूप से थोड़ा जो लोग एक्टिव रहते हैं, उनसे भी 5 बड़े भाजपा नेताओं का नाम पूछ लेंगे, 5, तो अचानक वो 5 बड़े भाजपा नेता बिहार के नहीं गिना पाएगा। मतलब 3-4 तक पहुँचेगा, 5वें में थोड़ा-सा उससे भी कन्फ्यूज़न होने लगेगी कि 5 कौन से नेता गिनाएँ। किसी को भी आप पूछेंगे तो नतीजा यही निकलने वाला है मोर और लेस। तो ये चीज़ जो है ये याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पीके जो है वो फ़ायदे में नज़र आते हैं। मानहानि वग़ैरह का कुछ एक मुकदमा वग़ैरह उनके ऊपर है, लेकिन उस मानहानि के मुकदमे में क्या होगा, जितने दावे के साथ ये कह रहे हैं कि नाम बदल-बदल करके और इस आदमी ने 3 बार नाम बदल-बदल करके और ये किया है, इसका साफ-सीधा मतलब ये होता है कि इनके पास जो सरकारी कागज़ होते हैं, वो जो एफ़िडेविट होता है, हाफ़िडेविट हाफ़िडेविट जो होता है, जिसके ज़रिए नाम बदला जाता है, वो हाफ़िडेविट ओरिजिनल इनके पास है निश्चित रूप से, उसकी कॉपीज़ इनके पास है, तभी ये इतने दावे से कह रहे हैं। इसीलिए मुकदमा भी जो किया है, तो उसमें नतीजा कोई ख़ास सम्राट चौधरी के पक्ष में आज या 5 साल बाद कभी जाने वाला है, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि इतने कच्चे खिलाड़ी तो प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर नहीं तो मुकदमा तो वैसे इस भी मामले में मुकदमा केजरीवाल तो से वैसे अलग है। भी मुकदमा तो वैसे भी सम्राट चौधरी ने किया नहीं है, मुकदमा तो अशोक चौधरी ने किया है मानहानि का। हुँ, और अशोक चौधरी से याद आ रहा है कि जेडीयू में भी आग लगी हुई है, वहां के राजीव रंजन उन पर हमलावर हो गए हैं अशोक चौधरी पर। और अशोक चौधरी ही नहीं, एक आध और नेता भी हैं जो उनके लपेटे में आए हैं। और ये काम क्या बिना चचा की अनुमति के हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। ये ये काम चचा की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है, कोई ही मत जोड़िए। बहुत थोड़े दिन पहले जो बिहार में एक इंजीनियर के घर, आरईओ के इंजीनियर के घर छापा पड़ा था और कई करोड़ रुपए थे उसके घर में, और पूरी रात वो और उसकी पत्नी मिलकर के नोट जलाते रहे थे, इतना नोट जलाया कि नालियां जाम हो गई थी। वो वाला जो किस्सा था, उसमें जो इंजीनियर साहब थे वो कोई और नहीं थे, वो इन्हीं अशोक चौधरी जी के करीबी माने जाते हैं। तो ये जो चौधरी जी के करीबी जो ये इंजीनियर साहब थे, तो यहाँ पे अभी जो बिहार की राजनीति की स्थिति है, उस बिहार की राजनीति में आप ये कह सकते हैं कि हर ओर या तो संजय संजय चल रहा है, या हर ओर चौधरी चौधरी चल रहा है। तो भाजपा में भी चौधरी चौधरी चल रहा है, जदयू में भी चौधरी चौधरी चल रहा है, और उसके अलावा हर ओर से संजय उवाच ही चल रहा है, क्योंकि हर पार्टी के पास अपना अपना संजय है।
तो कहीं से संजय जायसवाल बोलते हैं, तो कहीं से संजय झा बोलते हैं, तो कहीं से संजय यादव होते हैं और कहीं संजय पासवान होते हैं। तो हर ओर संजय ही संजय हैं और हर ओर चौधरी ही चौधरी हैं। तो बिहार के बाहर के लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए जदयू वाला चौधरी और भाजपा वाला चौधरी कहना शुरू कीजिए। जैसे हमने वो जो मनोज झा जी हैं, उनका नाम झाटू रखा हुआ था, झावन किसी और का नाम रखा हुआ था। तो मनोज झा जी की बात हो तो झाटू बताइए, तो झाटू से लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आया कौन से झा जी की बात हो रही है। आपने संजय की, चौधरी की तमाम बातें की। देखिए, भाजपा को तो 5% कोई भी वोट दिख रहा है। जैसा कि हमारे एक मित्र हैं कुमार प्रियांक, उन्होंने पूरा जातिगत बांट बखरा किया है। अब मुझे थोड़ा सा इसमें कम गति मेरी है, क्योंकि मुझे जात के इससे बहुत घिन आती है कि 5%, 2% सलप। खैर, तो 5% कोई भी वोट वो देख रहे हैं। उसके अलावा पासवान जी 5% ये वोट ले ही आएंगे, पासवान जी वाला चिराग जी। और बाकी जो भूरा बाल है वो तो थक हार के भाजपा में चला ही जाता है। अब तिलिस्म जो है वो 14-15% यादव जी, और उनसे थोड़ा बहुत आगे 16-17%, 20% मियाँ जी लोगों पर पड़ा हुआ है। लेकिन मियाँ जी लोगों का तो सीधा सा आकलन ये रहता है कि भाई, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देंगे। जिस दिन उनको रजाकार ओवैसी जीतते दिख गए पूरे बिहार में, उस दिन वो आरजेडी को वोट देना बंद कर देंगे। और ये हम देख चुके हैं, सीमावर्ती इलाकों में 5 उनके विधायकों को जिताकर मियाँ भाइयों ने ये संदेश दे दिया है। मियाँ भाइयों की ही बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके यहाँ औरतों की स्थिति क्या होती है वो सब जानते हैं। मतलब दोयम तिरहम दर्जा भी कह दिया कहना उनको कह, बहुत कह, सम्मान करना। कह दिया जाएगा कि फलाने को वोट दे दो, वो फलाने को वोट दे करके आ जाएंगी। दे करके आ जाएंगे, इसलिए बस उनको गिनने की भेड़ कोई बकरियां जरूरत भी हैं, नहीं। भेड़ बकरियां हैं, वो आएंगे एक छड़ी लेकर के हाँकते हुए, और हाँ, लेकर के आएंगे छड़ी से हाँकते हुए, और वोट दिलवा करके और छड़ी से हाँकते हुए वापस ले जाएंगे। भेड़ बकरियां हैं, उससे ज्यादा कुछ ये सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए उनको अलग खाने में देना नहीं है। लेकिन जिस MY समीकरण की बात मैं कर रहा था, जो चचा बना रहे हैं, महिला और युवा। महिलाएं चचा की पहले से जबरा फैन, AC, कूलर जो भी समझिए वो हैं। युवाओं को चचा ने लुभाने की कवायद पिछले साल से शुरू कर दी। एक के बाद एक शिक्षक भर्ती, फिर कांस्टेबल भर्ती, फिर पुलिस जी भर्ती, फिर फलानी भर्ती, चिलानी भर्ती। उसके बाद युवा आयोग बना दिया। उसके बाद अब सब युवाओं को 1-1 हजार रुपया देंगे। बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं। तो ये नया MY समीकरण लालू के मुस्लिम यादव समीकरण पर भारी पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, जाति की जहां तक बात की, तो आपने जो एक भूरा बाल साफ करो का कहा कि भूरा बाल साफ करो बहुत जो है वो कहीं जा नहीं पाता, थक हार करके भाजपा के पास आ जाता है। तो इस भूरा बाल साफ करो में जो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, ये जो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें से भी आप देखिए कि इसमें आपको दिखेगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भूमियार और राजपूत वोट जो है, उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी आरजेडी को जाता है। कई भूमिहार बाहुबली और कई राजपूत बाहुबली जो होते हैं, वो जाकर के आरजेडी से टिकट लेते हैं और आरजेडी के टिकट पे वो लोग जीत भी जाते हैं। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि भूरा बाल साफ करो में भूरा जो होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा, रहा तो निश्चित रूप से भूरा जो होता है वो पूरा पूरा निश्चित रूप से जो है वो आरजेडी को एक बड़ा हिस्सा उसका वोट देता है। इसीलिए जाति का समीकरण ये कहना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम जैसी किताबें जो हैं उनसे देख करके अगर डेटा को अब पिछले कुछ सालों का आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तो बिहार में जब यादव आबादी 11% हुआ करती थी, बिहार का जो अंतिम विभाजन हुआ है, मतलब झारखंड जब अलग हुआ है उससे पहले तक 11% आबादी हुआ करती थी। तो 1967 में आप देख लीजिए, 1957 में आप देख लीजिए, 1955 में आप देख लीजिए। तो इन सब दौर में आप अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 11% के लगभग यादव को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है।
कोयरी के पास भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, 4% 5% के आसपास उनकी आबादी होती है। 4% 5% के आसपास उनका रिप्रेजेंटेशन लगातार रहा है। मतलब 1990 में भी देखेंगे तो 1990 में भी 4% से अधिक कोयरी जो है वो चुन करके विधानसभा में आए थे। कुर्मियों की भी यही स्थिति थी। यादवों की स्थिति तो खैर बहुत अच्छी थी क्योंकि वो 20% से ऊपर थे। 83 के आसपास जो है यादव 1990 में चुन करके आए थे। यादव विधायक थे 83 के आसपास उस विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में। तो ये यादव, कुर्मी और कोयरी ये तीन जातियां जो होती हैं स्पेसिफिकली, इनको इनकी आबादी के अनुरूप अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन 90 में जब लालू यादव एक सवर्ण के तौर पर मुख्यमंत्री बने थे, उस समय तक मंडल कमीशन चूंकि मार्च में लागू हुआ नहीं था, तो लालू यादव सवर्ण थे, ओबीसी नाम की कोई कैटेगरी ही नहीं होती थी। तो सवर्ण लालू यादव मुख्यमंत्री जब बन गए तो उन्होंने अपने एक राजा मित्र राजा बीपी मंडल को पकड़ा। राजा बीपी मंडल जो थे वो यादव थे और वो मुरहो स्टेट, अभी जो मधेपुरा होता है वहां पे होता है, तो मुरहो स्टेट के राजा थे। तो राजा बीपी मंडल ने अपने एक दूसरे मित्र राजा मांडा यानी कि वीपी सिंह, तो राजा मांडा के सहयोग से राजा वीपी सिंह ने जो है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू किया। और उसको समर्थन किसने दिया? तो दूसरे सवर्ण जमींदार किस्म के आदमी जो थे लालू यादव, उसने दिया। अब जैसे ही ये मंडल कमीशन लागू होता है तो क्या होता है, तो मंडल जी की जाति और लालू यादव जी की जाति जो होती है वो खटाक से इस मंडल कमीशन के लागू होते ही ओबीसी हो जाती है, जबकि रिप्रेजेंटेशन उसके पास पूरा है। आज की तारीख में अगर आप दलित एक्टिविस्ट जो भी SC ST एक्ट में काम करते हैं उनसे बात कीजिएगा, तो मैंने तो कुछ का इंटरव्यू देखा हुआ है, सुना हुआ है या बात की हुई है, तो वो आपको बताएंगे कि 100 मामले अगर उनके पास आते हैं तो उसमें से 92 मामले जो होते हैं वो यादवों पर होते हैं। तो ये 92 यादव पे मामले होते हैं, ये कहते हैं लोग। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे कोर्ट में जाकर के और डेटा निकाल करके देखेंगे तो उसमें नजर आता है कि SC ST एक्ट के 81% से अधिक मुकदमे जो होते हैं वो ओबीसी कम्युनिटी पे होते हैं। तो बिहार में जब आप ये कहने आते हैं कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये बहुजन है और ये इस तरह से वोट देगा, तो ये बहुत ही आपका सतही विश्लेषण हो जाता है। और इस तरह के सतही विश्लेषण की वजह से ही जो ज्यादातर टीवी के जो विश्लेषण होते हैं वो गलत हो जाते हैं। बिहार में जब आते हैं आप, तो अंधे आप नहीं देते। एग्जैक्ट जाति की बात कीजिए। अगर अगर आपको जाति की बात करनी है तो आप एग्जैक्ट जाति की बात कीजिए, और उसमें से कुछ ही जातियां ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से प्रबल हैं और वो अपना अधिकार उठा करके ले जाती हैं। और बाकी आप जैसे देख लीजिए, आप चेक करने जाएंगे तो एक कर्पूरी ठाकुर का नाम आपको सुनाई देगा, लेकिन अगर आज की डेट में बात की जाए तो नाई जो हज्जाम या नाई कम्युनिटी जो होती है उसमें कौन है लीडर? कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई नाम सुनाई देता है क्या? ऐसे ही आप देखिए, निषाद समुदाय को बिल्कुल अपनी अलग पार्टी जब खड़ी करनी पड़ी तब जाकर के उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला है। मांझी को जो मुसहर समुदाय होता है उसके लिए एक अलग पार्टी खड़ी करनी पड़ी, तब जाकर के मुसहर समुदाय को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो पासवान समुदाय की आबादी भी 3% है करीब करीब, और मुसहर समुदाय की आबादी भी करीब करीब 3% ही है। तो रिप्रेजेंटेशन का मामला जब आप देखेंगे कि भाई विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आपको पासवान ही पासवान मिल जाएंगे हर पार्टी में, मुसहर कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो सामाजिक न्याय है इसका धज्जी उड़ाने का काम जो है वो किया गया है, राजनीतिक भाषा में ही कहा जाए तो इसकी धज्जियां उड़ाने की, सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ाने का काम जो है वो आरजेडी द्वारा किया गया है। जो बाप थे इनके लालू प्रसाद यादव, वो करके जा चुके हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम जो है ये करने के लिए तेजस्वी आ रहे हैं। और उनकी नीतियां, वो कोशिश, इसी कोशिश में है कि किसी तरह से बिहार चुनाव जो है वो जाति के मुद्दे पर आ जाए। और इसमें जो है अपने सम्राट चौधरी, चतुर सिंह चीता मौका नहीं दे रहे हैं। सम्राट चौधरी के पास ये पूरा मौका था, भाजपा के पास ये पूरा मौका था कि वो कह सके कि देखो देखो मैं तो पिछड़ा हूं जी, मुझे ब्राह्मण प्रशांत किशोर पांडे जो है वो गाली दे रहा है जी। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही भाजपा ये करेगी तो पिछड़े वालों का फायदा जो होता है, पिछड़े वोट का फायदा जो होता है वो तेजस्वी ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जाति की राजनीति करने में आरजेडी से आगे आप नहीं जा सकते। तो ये
भाजपा ने नहीं किया अभी तक और आगे भी नहीं करेगी, उम्मीद यही है। थोड़ी-सी भी राजनीतिक समझ रखने वाले लोग जो हैं इसका अंदाज़ा पहले भी लगा चुके होंगे। अभी भी उनसे पूछिएगा तो यही नतीजा निकलेगा। दोस्तों, जैसे कि आदत है, एंडी ब्रो हारमोनियम लेके पूरा इधर उधर चले गए। अब मैं इस बिखरे हुए रायते को समेट के एक जगह आपके लिए व्याख्यायित करूंगा। इन्होंने जो भी बताया उसका लब्बो-लुआब ये है कि इस बार मामला त्रिकोणीय है। प्रशांत किशोर पांडे को एक फोर्स बताया जा रहा है, पर मेरा हृदय अभी भी उनको नॉट टू रेकॉन विथ कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सीटें जीत जाएंगे। हाँ ठीक है, एक आध सीटों पर, 10 सीटों पर। सीटें नहीं जीतेंगे। देखिए, सीटें नहीं जीतेंगे। होगा क्या कि जिन बहुत सारी सीटें बिहार की ऐसी थी, बिहार विधानसभा की बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर मुकाबला सिर्फ 5,000 वोट से तय हो गया था। मतलब 5,000 वोट के अंतर से तय हो गया था, ऐसी कई सीटें 500 थी। से पांच और हजार 500 से पांच हाँ, हजार कई 500, सीटों पर तो पाँच, आर का अंतर 1000 1500 वोट भी रहा है हाँ, जी। तो 500 से 5,000 वोटों का जो ये अंतर था, ये जितनी सीटें हैं, इन सीटों पर प्रशांत किशोर की नजर नहीं पड़ी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेटा उनके पास बहुत सारा रहता है और डेटा चोरी के लिए भी उनके ऊपर एफआईआर है। अगर उनके ऊपर एफआईआर मतलब भाजपा वालों को याद ना हो तो हम याद दिला देते हैं भाजपा वालों को। उनके ऊपर जो एफआईआर था वो कोतवाली थाने में एफआईआर है। हम जगह भी बता देते हैं और नहीं, एफआईआर है क्या भाजपा चीज का वो भी याद नहीं, दिला देते हैं। भाजपा वाले ये सब छोटी मोटी बात याद नहीं रखते हैं। भाजपा वालों को ये भी याद नहीं रहता है कि उनके नेता का भाई एआईएमआईएम से लड़ रहा है। एक ढाका सीट है, एक ढाका सीट है, बड़ी मजेदार सीट है। वहां से कोई राणा है। अब आज की डेट में राणा महाराज, जयपुर महाराज, सवाई मानसिंह और ये सब उपाधियां लगा के जब लोग लगते हैं तो उनको खुद हंसी नहीं आती है। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे नहीं आता है कि राणा जी तो फलाना जी तो अरे महाराज जी ये तो ये ये युवराज ये जी। वही है, ये वही है जो मेरे दादाजी का जो हाथी बंधा हुआ होता था ना, उसका सिक्कड़ अभी भी दरवाजे पे बंधा हुआ जो रखा हुआ होता है ना, ये वही है। तो ये सिक्कड़ यहाँ क्यों एआईएमआईएम रखा रहता से है आपके दरवाजे पे हर रोज? आप पूछिएगा जैसे कि ये सिक्कड़ हर रोज दरवाजे पे कैसे रखा रहता है या क्यों रखा रहता है? हटा क्यों नहीं लेते हैं इसे? तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारे दादाजी का है ना, तो पुरखों का है, तो वो पुरखों की याद के तौर पर इसे यहाँ रखा गया है। याद के तौर पर नहीं रखा गया है। दरअसल तुम्हारी हाथी पालने की औकात नहीं थी, इसलिए अब तुम हाथी का सिक्कड़ दिखा रहे हो। हाथी पालने की औकात होती तो हाथी अपने आप नजर आ जाता। तो यहाँ भी वही सीन है। तो एआईएमआईएम से ढाका सीट से राणा राणा साहब लड़ रहे हैं। रणजीत सिंह लड़ेंगे और उनके भाई राणा रणधीर सिंह जो हैं वो जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में पिछली बार प्रचार करते दिखे थे। अब इस बार क्या करेंगे पता नहीं। इसके अलावा भाजपा ने मैथिली ठाकुर को भी लगभग अपना प्रत्याशी जो है घोषित कर दिया है। मैथिली ठाकुर एक प्रसिद्ध गायिका हैं, लोक गायिका हैं और उनके कंठ में सरस्वती का वास है, ऐसा कहा जाता है। मैंने सुना है, मुझे अच्छा लगता है और ठीक ठाक वो गाती हैं। कल विनोद तावड़े जी जो भाजपा के बिहार के प्रभारी हैं, वो भाई साहब मिले हैं नित्यानंद राय के साथ और उन्होंने एक छोटी लंबी पोस्ट लिखी है। छोटी भी है और लंबी भी है क्योंकि 5-6 लाइन की पोस्ट है, लेकिन उसके निहितार्थ बड़े गहरे हैं कि जंगल राज में जो परिवार यहाँ से चला गया था वो अब वापस बिहार आना चाहता है। मैंने मैथिली ठाकुर जी से मुलाकात की, बिटिया को कहा कि आइए वापस आइए। तो इसका अनुवाद ये होता है कि मैथिली ठाकुर विधायक बनेंगी, चुनाव लड़ेंगी अगर जनता ने उनको जिताया तो। फिलहाल आज की बतकही इतना ही। बिहार चुनाव के ऐसे रसीले किस्से और भी हैं, लगातार हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। अभी हमारे पिटारे में बहुत कुछ बाकी है। तो तब तक बने रहिए और व्यालोक वाणी पर जो स्नेह और प्रेम बरसा रहे हैं, प्लीज उसकी गति थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। लाइक्स की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। सब्सक्रिप्शन करेंगे, करवाएंगे तो भी हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो प्लीज व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे तो हम लोग कौन सी बात कब कर रहे हैं वो सारी सूचनाएं आपको पहले मिलेंगी। एंडी ब्रो उर्फ आचार्य जी, आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, लेते हैं एक विराम, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।
जय श्री राम।